दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज़ में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 12 दिसंबर 2021। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज सबसे पहले बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक नीतीश सरकार के आदेश पर बिजली कंपनियां बिहार के कई जिलों में लोगों के घर घर जाकर के स्मार्ट मीटर लगा रही है, लेकिन बहुत से लोग अपने घर में स्मार्ट मीटर लगाने से मना कर रहे हैं। इसी बीच विद्युत मंत्रालय ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि अगर कोई व्यक्ति अपने घर में स्मार्ट मीटर लगाने से मना करता है तो फिर उसके घर की बिजली काट दी जाएगी। बिहार इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बोर्ड में भी ये प्रावधान है कि यदि कोई बिजली के काम में बाधा पहुंचाता है तो उनका बिजली कनेक्शन काटा जाएगा। यह साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन के जीएम राजस्व अरविंद कुमार ने जानकारी देते हुए कहा है कि भारत सरकार ने विद्युत मंत्रालय की ओर से स्मार्ट मीटर लगाने को लेकर 3 स्पष्ट आदेश जारी कर दिए हैं। यह साथ ही साथ स्मार्ट मीटर लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। उन्होंने कहा है कि नए मीटर लगाने या फिर पुराने मीटर को बदलने के लिए उपभोक्ताओं से सहमति लेने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए बिहार में सभी जिलों के घर जाकर स्मार्ट मीटर लगाया जाएगा और इसका विरोध करने वालों का बिजली काट दी जाएगी। दोस्तों बात करते हैं कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ऐलान किया है कि खुले में नमाज पढ़ने की प्रथा को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जहां उन्होंने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटे गुड़गांव में खुले स्थानों पर जुमे की नमाज अदा करने के खिलाफ इलाके के कई हिंदूवादी संगठनों की ओर से कड़ी आपत्ति जाहिर किए जाने के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शुक्रवार को कहा है कि खुले में नमाज पढ़ने की प्रथा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो वहीं अब बिहार में भी बीजेपी की विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने भी खुले में नमाज पढ़ने को लेकर बड़ी बात कह डाली है। यहाँ हरिभूषण ठाकुर बचौल अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहते हैं, जब मुसलमानों को अक्सर वे अपने निशाने पर लेते हैं। जब बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर ने कहा है कि नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद है तो लोग सड़क पर क्यों नमाज पढ़ते हैं। बिहार में अगर खुले में नमाज पढ़ा जाता है तो फिर उस पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर ने कहा है कि अगर सड़कों पर नमाज पढ़ने से नहीं रोका गया तो स्थिति तनावपूर्ण होगी। इस दौरान उन्होंने एआईएमआईएम के विधायक अख्तरुल ईमान पर भी निशाना साधा, जहां उन्होंने कहा है कि कुछ लोगों को तो वंदे मातरम से भी परहेज हैं। ये लोग भारत में रहते हैं पर इस देश की वंदना नहीं करते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार के पटना जिले से एक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस फोटो में दिख रहा है कि एक बोर्ड में लिखा गया है कि विद्यालय परिसर में भोजपुरी भाषा का प्रयोग वर्जित है। इस तस्वीर को लेकर सोशल मीडिया यूजर्स अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। इसको लेकर लोगों का कहना है कि इस तरह का बोर्ड लगाना भाषा का अपमान है। भोजपुरी अभिनेता खेसारी लाल यादव ने भी इस तस्वीर पर गुस्सा जाहिर करते हुए लिखा है कि का हो। आईएएस अविनाश चरण ने इस तस्वीर को शेयर करते हुए लिखा है कि किसी भी भाषा का प्रयोग वर्जित कैसे हो सकता है। विपिन ठाकुर नाम के ट्विटर यूजर ने लिखा है कि अगर करना ही है तो फिर अंग्रेजी भाषा को वर्जित करो, लिखा करो। तो दोस्तों बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में इन दिनों एक मछली लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गए हैं, जहां इस मछली को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। तो वहीं अब इस मछली की वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर छा गई है। जहां सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद इनकी कीमत 3 लाख से 5 लाख रुपए तक पहुंच गई है। एक मछली की कीमत, यह छोटी सी मछली है। अब आप सोचने को मजबूर हो गए हैं कि आखिर ऐसा क्या खास है इस मछली में। तो चलिए हम आपको अभी बताने जा रहे हैं कि इस मछली में आखिर ऐसा क्या खास बात है जो इतनी कीमत लगा चुकी है। तो यूपी के बुलंदशहर जिले में चर्चा और आकर्षण का केंद्र बनी यह मछली ऑस्कर प्रजाति की है। इस मछली के ऊपर अल्लाह और मोहम्मद लिखा हुआ है, जिसकी वजह से यह मछली जिले में ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर चर्चाओं में आ गई है। वही लोग अब इस मछली को खरीदना चाहते हैं और इसकी बोली लगा रहे हैं। ऐसा दावा किया जा रहा है कि इस मछली की बोली अभी तक 3 लाख से 5 लाख रुपए तक लग गई है। अंकुर सिंघर बुलंदशहर जिले के सिटी कोतवाली क्षेत्र के कृष्णनगर इलाके में रहते हैं। अंकुर सिंघल की माने तो उन्होंने ऑस्कर प्रजाति की इस मछली को एक व्यापारी से उन्होंने 3 साल पहले खरीदा था। तभी से वे इस मछली को एक्वेरियम में पाल रहे हैं। अंकुर बताते हैं कि उन्हें मछली पालने का शौक है और वे पिछले 10 साल से मछली पालन का काम कर रहे हैं। ऑस्कर प्रजाति की यह मछली उस समय चर्चा में आई जब अंकुर सिंघल की शॉप
एक मुस्लिम शख्स खरीदारी करने के लिए पहुंचा। उसकी नजर जब इस मछली पर पड़ी तो उसने दावा किया है कि ऑस्कर पर जाते कि इस मछली की स्किन के ऊपर अल्लाह और मोहम्मद लिखा हुआ है। मछली पर अल्लाह और मोहम्मद का नाम लिखे होने की खबर जैसे ही शहर में फैली तो उसके बाद व्यापारी के यहाँ मछली खरीदने पहुंचने वाले लोगों का तांता लग गया। इस मछली को खरीदारी के लिए भी कई लोग संपर्क कर चुके हैं, लेकिन अंकुर सिंघर का दावा है कि मुस्लिम धर्म से ताल्लुक रखने वाले लोग इस मछली की कीमत 3 से 5 लाख तक लगा चुके हैं। अंकुर की माने तो वह 3 साल पहले इस मछली को खरीद कर लाया था। उसे उर्दू नहीं आती है क्योंकि वह मुस्लिम नहीं है, इस वजह से अभी तक उसे इस खासियत की जानकारी नहीं हो पाई थी। हालांकि अंकुर अब इस मछली को बेचने को तैयार नहीं है। क्या आप खुद को तुर्रम खां समझते हो? अक्सर आपने ये लाइन सुनी होगी, लेकिन ये तुर्रम खां नाम का शख्स कौन है, ये कभी सोचा है आपने? जी हाँ, हैदराबाद की लोक कथाओं में तुर्रम खां नाम का प्रयोग किया जाता है। हैदराबाद ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में किया जाता है। आप भी शायद कभी न कभी किए होंगे कि तुम खुद को तुर्रम खां समझते हो। अगर आप किसी के लिए इस नाम का प्रयोग कर रहे हैं तो फिर इसका मतलब है कि आप उसे हीरो बुला रहे हैं। इतिहास तो यही कहता है। दरअसल तुर्रम खां एक क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने हैदराबाद के चौथे निजाम और अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। स्वतंत्रता सेनानी तुर्रम खां का असली नाम तुर्रेबाज खान था। इनके जन्म की तारीख को लेकर भी मतभेद है क्योंकि शुरुआती जीवन के बारे में जानकारी कम ही उपलब्ध है। इनके नाम की चर्चा 1857 की लड़ाई में तब शुरू हुई जब उन्होंने अंग्रेजों के चंगुल से जमादार चीदा खान को छुड़ाया। अंग्रेजों ने चीदा खान को विद्रोही सिपाहियों के खिलाफ दिल्ली जाने के लिए कहा था, लेकिन चीदा खान ने ऐसा करने से मना कर दिया था। नतीजा इन्हें इनके साथियों के साथ ब्रिटिश रेजिडेंसी में कैद कर दिया गया। इन्हें छुड़ाने के लिए तुर्रम खां ने 5000 लड़ाकों को तैयार किया। अंग्रेजों के खिलाफ इस लड़ाई में इनके साथ छात्र और कई क्रांतिकारी शामिल हुए। निजाम के वजीर सालार जंग ने गद्दारी की और पूरी योजना की भनक अंग्रेजों को लग गई। 17 जुलाई 1857 को जब लाठी डंडों के साथ तुर्रम खां ने साथियों के साथ हमला बोला तो पहले से युद्ध की तैयारी करके बैठे अंग्रेजों ने इसका जवाब बंदूकों और तोपों से दिया। नतीजा रात भर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई और सुबह 4 बजे तक विद्रोहियों को अंग्रेजी सैनिकों ने बुरी तरीके से हरा दिया। इस घटना में कई स्वतंत्रता सेनानी शहीद हो गए, लेकिन अंग्रेज तुर्रम खां को नहीं पकड़ पाए। हमले से बौखलाए अंग्रेजों ने तुर्रम खां पर 5000 रुपए का इनाम तक रख दिया। जब इनकी तलाश शुरू कर दी, उसके बाद तुर्रम खां कहां पर ठहरे रहे इसकी जानकारी निजाम के मंत्री तुराब अली को मिली और अंग्रेजों को इसका पता बता दिया। जब तुर्रम खां की गिरफ्तारी हुई और काला पानी की सजा दी गई। सजा की शुरुआत से पहले ही तुर्रम खां 18 जनवरी 1859 को अंग्रेजों की गिरफ्त से फरार हो गए। तुर्रम खां ने कभी भी अंग्रेजों के सामने घुटने नहीं टेके। अंग्रेजों की गिरफ्त से फरार होने के बाद लगातार उनकी तलाश की गई। मिर्जा कुर्बान अली बेग नाम के एक तालुकदार ने तुर्रम के जंगलों में धोखे से तुर्रम खां को मार दिया, लेकिन भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास में तुर्रम खां अमर हो गए। जब भारत सरकार ने इनकी याद में हैदराबाद के यूनिवर्सिटी कॉलेज फॉर वीमेंस के पास तुर्रेबाज खान रोड बनवाई। इसीलिए अब अगर कोई आपको तुर्रेबाज यानी कि तुर्रम खां कहे तो यह समझ जाइए कि वे आपको हीरो बुला रहे हैं। दोस्तों, इस वक्त एक बड़ी खबर नीति आयोग के ट्वीट से मिल रही है। नीति आयोग ने ट्वीट करते हुए बताया है कि शिक्षा के मामले में जो देश के 5 टॉप जिले हैं, टॉप 5 जिले हैं, उनमें पहला नंबर पर झारखंड का दुमका है। बाकी 4 जिले बिहार के ही हैं। नीति आयोग के अनुसार अक्टूबर महीने में देश के जिन 5 जिलों को शिक्षा के मामले में चैंपियन ऑफ चेंज के तौर पर देखा जा रहा है, उनमें पहले नंबर पर झारखंड का दुमका है। वहीं दूसरे नंबर पर बिहार का मुजफ्फरपुर, तीसरे नंबर पर औरंगाबाद, चौथे नंबर पर बांका और 5वें नंबर पर बिहार का शेखपुरा जिला शामिल है। शिक्षा में इन 4 जिलों ने अक्टूबर महीने में टॉप 5 में जगह बनाकर बिहार की रैंकिंग में बड़ा बदलाव किया है। दोस्तों, बात करते हैं कि मुस्लिम धर्म त्याग कर हिंदू बने वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी की मुश्किलें अब बढ़ सकती है। वह अब कई पदों से हटाए जाएंगे। वह सिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के सदस्य भी हैं। नियम के मुताबिक एक मुस्लिम ही बोर्ड का सदस्य रह सकता है। सिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के सदस्य सैयद फैजी ने उनकी बोर्ड की सदस्यता रद्द करने की मांग की है। उन्होंने बोर्ड के चेयरमैन अली जैदी को पत्र लिखकर जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी उर्फ वसीम रिजवी को सदस्य पद से हटाने के लिए प्रस्ताव लाने के लिए कहा है। अली जैदी ने पत्र लिखा है कि सिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड सिया समाज के लिए एक महत्वपूर्ण संस्था है। ऐसे में हम सबकी जिम्मेदारी है कि इसको सुचारू रूप से चलाया जाए। उन्होंने कहा है कि बोर्ड में सदस्य के रूप में वसीम रिजवी चुने गए थे, किंतु उन्होंने मुस्लिम धर्म त्याग दिया है, इसलिए उनका पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। दोस्तों,
दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार के हाजीपुर जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां निगरानी विभाग की बड़ी कार्रवाई हुई है। हाजीपुर के लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर के कई ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। जहां हाजीपुर का ये लेबर अधिकारी काले धन का कुबेर निकला है। जहां हाजीपुर के लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर दीपक कुमार के पटना, मोतिहारी और हाजीपुर आवास पर रेड चल रही है। दीपक कुमार के पटना आवास में निगरानी विभाग ने अब तक 2 करोड़ 25 लाख रुपए कैश बरामद किया है। जहां इतने कैश देखकर निगरानी विभाग की आंखें फटी की फटी रह गई। जहां निगरानी विभाग की टीम को अंदाजा नहीं था कि इतनी बड़ी मात्रा में, भारी मात्रा में कैश मिलेगा। इतना ही नहीं, रुपए गिनने के लिए निगरानी विभाग को बैंक से नोट गिनने की मशीन मंगवानी पड़ी। जहां कैश का लोड इतना ज्यादा था कि मशीन भी हैंग करने लगी। जहां निगरानी विभाग के अधिकारी सुरेंद्र कुमार ने बताया है कि पटना सिटी के आलमगंज थाना क्षेत्र के बजरंगपुरी में निगरानी विभाग की टीम ने हाजीपुर के लेबर एनफोर्समेंट अधिकारी दीपक शर्मा के घर छापेमारी करके सोना का गहना और कैश रुपए समेत 2.25 करोड़ से ऊपर की नकदी एवं नगद के अलावा और संपत्ति बरामद किया है, जिसमें जमीन की कई कागजात, कई बैंक के पासबुक, कई क्रेडिट कार्ड, फिक्स डिपॉजिट के दस्तावेज भी बरामद किया गया है। विभागीय टीम अभी अन्य सामानों की लिस्ट बनाने में जुटी हुई है। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार के पटना, सीमांचल, मिथिलांचल सहित किसी भी जिले में रहने वाले लोगों को 3 महीने अनाज फ्री मिलेगा। इसका लाभ सिर्फ उस व्यक्ति को प्राप्त होगा जिनके पास राशन कार्ड है। अगर आपके पास राशन कार्ड नहीं है तो आप ऑनलाइन के द्वारा इसे बना सकते हैं। खबर के अनुसार मोदी सरकार ने राशन कार्ड धारकों को फ्री में राशन देने की योजना को मार्च 2021 तक बढ़ा दिया है। जी हाँ, अब बिहार के लोग मार्च 2021 तक हर महीने 5 किलो खाद्यान्न राशन फ्री में प्राप्त कर सकते हैं, मुफ्त में। इसको लेकर दिशा निर्देश भी जारी कर दिया गया है। अगर आप भी इसमें आवेदन करना चाहते हैं तो इसके लिए कुछ आयु सीमा निर्धारित है, तो आपको बता दे रहे हैं। तो 18 साल से ऊपर वालों के लिए अलग राशन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जहां वहीं 8 साल से कम उम्र के बच्चों का नाम पेरेंट्स के राशन कार्ड में जोड़ सकते हैं और प्रति माह यानी कि हर माह फ्री में राशन प्राप्त कर सकते हैं। इसमें आवेदन करने के लिए आपको कुछ दस्तावेज लगेंगे, जहां आपके पास आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, फोटो, LPG रिसिप्ट, बिजली बिल, मोबाइल नंबर आदि होनी चाहिए। दोस्तों बात करते हैं कि तेजस्वी यादव की पत्नी रिचेल के हिंदू बनने और उन्हें नया नाम राजेश्वरी यादव मिलने की खबरें हैं। जब बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की छोटी बहू रिचेल को नया नाम मिलने की खबर आ रही है और वह हिंदू भी बन गई है। जब मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार तेजस्वी यादव की पत्नी का नया नाम राजेश्वरी यादव होगा। जब कहा जा रहा है कि उनकी पत्नी रिचेल ईसाई से हिंदू बन गई है। जहाँ ऐसा इस शादी को लेकर परिजनों की नाराजगी दूर करने के लिए किया गया है। हालांकि लालू के परिवार से जुड़े किसी भी सदस्य ने इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। ये मीडिया रिपोर्ट से आ रही खबरों को हम आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि तेजस्वी और रिचेल की शादी 9 दिसंबर 2021 को दिल्ली में हुई थी, जब दोनों बचपन के दोस्त बताए जा रहे हैं। केडीबी लैब ने पारिवारिक सूत्रों के हवाले से बताया है कि लालू परिवार में शामिल होने के लिए रिचेल को हिंदू धर्म कबूल करना पड़ा है। वे रिचेल से राजेश्वरी यादव हो गई है। रिपोर्ट में राजद के वरिष्ठ नेताओं के हवाले से बताया गया है कि इससे लालू राबड़ी की नाराजगी कम हुई है। जब वैसे दोनों की शादी हिंदू रीति रिवाज से ही हुई थी। दोस्तों बात करते हैं कि कम लागत में अधिक मुनाफा कमाने के लिए किसान जैविक खेती के प्रति जागरूक हो रहे हैं। जब कटिहार समेली प्रखंड के मलहरिया पंचायत के बखरी गांव निवासी प्रगतिशील किसान पंचलाल मंडल ने किसानों को जैविक खाद बनाने की तकनीक बताकर जैविक खेती के लिए प्रेरित कर रहे हैं। जब पंचलाल खुद भी जैविक खाद तैयार करके खेती करते हैं। पंचलाल कहते हैं कि किसान खेतों में पराली जलाते हैं, इससे पर्यावरण को भी नुकसान होता है। यदि हम थोड़ी सी भी सतर्कता का परिचय दें तो फिर फसलों के अवशेषों के अलावा यानी कि पराली के अलावा कूड़े से जैविक खाद बनाकर न सिर्फ पर्यावरण का भला किया जा सकता है, बल्कि इससे फसल की कटाई के बाद बचे हुए अवशेषों यानी कि पराली और कूड़े की समस्या का भी काफी हद तक निदान हो सकता है। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार के भागलपुर जिले के नवगछिया में शुक्रवार को रसोई गैस सिलेंडर में हुए विस्फोट से पूरा इलाका दहल उठा। जहां कहा जा रहा है कि नवगछिया बाजार में एक के बाद एक 20 से ज्यादा धमाके हुए हैं, जहां जिससे कई घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक ये सभी धमाके रसोई गैस सिलेंडर फटने से हुए हैं, यानी कि 20 रसोई गैस सिलेंडर फटे हैं। जब सिलेंडर फटने के बाद यहाँ भीषण आग लग गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। जहां इधर घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस भी मामले की जांच में जुट गई है। जब पुलिस पता कर रही है कि यहां इतनी संख्या में गैस सिलेंडर घर में क्यों रखा गया था।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में शिक्षकों का इंतजार अब खत्म होने वाला है। जब सरकार जल्द शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करने वाली है। 94,000 पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति होनी है, जिसमें 38,000 शिक्षकों का चयन भी हो चुका है, लेकिन पंचायत चुनाव की वजह से नियोजन प्रक्रिया रोक दी गई है। अभी के नोटिस के अनुसार प्राथमिक शिक्षकों का नियोजन 14 दिसंबर से 22 दिसंबर तक होना है, लेकिन शिक्षा विभाग के मुताबिक इसमें देरी हो सकती है। जब माध्यमिक शिक्षकों का नियोजन शेड्यूल भी अगले साल यानी कि जनवरी में ही आने की संभावना है। जब शिक्षा विभाग के मुताबिक 1200 नियोजन इकाइयां ऐसी है जहां काउंसलिंग नहीं हो पाई है। अब तक 38,000 शिक्षकों का चयन काउंसलिंग से कर लिया गया है। 31 दिसंबर तक पंचायत चुनाव की सारी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। ऐसे में इसके बाद शिक्षकों का नियोजन शेड्यूल जारी होने की संभावना है। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार को नीति आयोग की रिपोर्ट में नीचे दिखाए जाने से बिहार के राजनेताओं में खलबली मच गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नाराज है। उनके मंत्री अशोक चौधरी कह रहे हैं कि केंद्र से मदद नहीं मिल पा रही है, बिहार अपने दम पर विकास कर रहा है। तो वहीं डिप्टी सीएम रेणु देवी ने सीधे सीधे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात को नकार दिया है। रेणु देवी ने कहा है कि बिहार को केंद्र से बहुत कुछ मिला है, विशेष राज्य के दर्जे से ज्यादा पैसा मिला है। जब पटना में स्थित बीजेपी कार्यालय में आयोजित जन सहयोग कार्यक्रम में रेणु देवी ने कहा है कि आज बिहार में जो भी विकास कार्य हो रहे हैं ये सब केंद्र के दिए हुए पैसे से ही हो रहा है। ऐसे में विशेष राज्य का दर्जा देने की बात कहां से आ रही है? हमें विशेष राज्य के दर्जे से भी ज्यादा पैसा मिल रहा है। दोस्तों अब बात करते हैं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर करके वसीम रिजवी को मोहम्मद पैगंबर और कुरान पर बयान देने से रोकने की मांग की गई है। जहां उत्तर प्रदेश सिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष रहे वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी की मुश्किलें बढ़ सकती है। जहां उनके खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर करके इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद और कुरान को लेकर उनके यानी कि उन्हें बयान देने से रोकने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि इस्लाम और पैगंबर मोहम्मद पर विवादित बयान देकर वे माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। जहां इसमें जितेंद्र नारायण त्यागी पर सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर पैगंबर मोहम्मद को लेकर बयान देने से रोकने के लिए निर्देश देने की मांग की गई है। जब याचिकाकर्ता अंसारी ने जितेंद्र नारायण त्यागी के खिलाफ पैगंबर और कुरान के खिलाफ बयान देकर इस निंदा करने की बात यानी कि इस निंदा के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। दोस्तों अब बात करते हैं कि साइबर अपराधी आपके बैंक खाते से रुपए उड़ा लेते हैं, जो तुरंत राष्ट्रीय पोर्टल पर जाकर के इसकी शिकायत आपको करना है, आप करें। जहां बिहार पुलिस ने लोगों को जागरूक करने के लिए शिकायत की प्रक्रिया की विस्तार से जानकारी शेयर की है। इसके तहत राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल हेल्पलाइन 155260 यानी कि 155260 पर बात कर सकते हैं। पुलिस के मुताबिक हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत अंकित करते समय कुछ सूचनाएं भी देनी होगी। इसमें मोबाइल नंबर, रुपए निकाले जाने की तारीख, बैंक खाता, वैलेट आईडी और यूपीआई आईडी भी बताना है जिससे पैसा निकाला गया है। ट्रांजैक्शन आईडी और फिर स्क्रीनशॉट आदि उपलब्ध हो तो फिर उसे भी उपलब्ध कराना है। शिकायत अंकित कराने के बाद शिकायतकर्ता को लॉगिन आईडी, एसएमएस या फिर ईमेल के लिए भेजी जाएगी। जहां इसे 24 घंटे के अंदर अनिवार्य रूप से वेबसाइट पर पंजीकृत करना होगा। शिकायत प्राप्त होते ही संबंधित हेल्प डेस्क टीम के द्वारा जांच करके बैंक, वित्तीय संस्था या फिर पेमेंट गेटवे से संपर्क करके खाते की शेष राशि की निकासी पर रोक लगवा दी जाएगी। जहां वहीं पुलिस, बैंक और वित्तीय संस्थानों द्वारा साइबर अपराध के मामले में जरूरी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने के इरादे से 750 एम्बुलेंस खरीदने की मंजूरी दे दी है। इन एम्बुलेंस की खरीदारी पर करीब करीब 2.25 अरब से अधिक की राशि खर्च होगी। स्वास्थ्य विभाग ने शुक्रवार को राशि जारी कर दी है। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार कोरोना के दौरान ग्रामीण क्षेत्र की मरीजों को अस्पताल तक पहुंचाने के दौरान एम्बुलेंस की कमी को लेकर काफी समस्याएं हुई थी, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने परिवहन व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए तत्काल 1000 एम्बुलेंस खरीदने की मंजूरी दी है। मार्च 2022 तक इन एम्बुलेंस की खरीद हो जानी चाहिए। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड्स के मानकों के अनुसार बिहार में 1 लाख से भी अधिक की आबादी पर कम से कम 1 एम्बुलेंस होनी चाहिए। बिहार की आबादी के अनुसार मानकों के अनुरूप 1200 एम्बुलेंस की दरकार है। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में 5 नए बिजली ग्रिड बनाने की तैयारी चल रही है। इसको लेकर बिहार सरकार ने केंद्र सरकार से राशि मांग की है। जैसे ही केंद्र से अनुमति मिलेगी, इसके बाद बिजली ग्रिड यानी कि पावर हाउस का निर्माण किया जाएगा। खबर के अनुसार बिहार के बिजली कंपनियों ने औरंगाबाद जिले के दाऊदनगर और नवीनगर तथा गया जिले के भोरे और बाराचट्टी के अलावा बगहा में ग्रिड बनाने का निर्णय लिया गया है। बहुत जल्द बिहार के इन जिलों में नए बिजली ग्रिड का निर्माण किया जाएगा। आपको बता दें कि इन 5
5 बिजली ग्रिड यानी कि पावर हाउस के निर्माण होने से गया, औरंगाबाद, पश्चिमी चंपारण के अलावा और भी कई जिले के लोगों को इसका फायदा होगा। इससे लोगों को बिजली की समस्या का सामना करना नहीं पड़ेगा और बिजली की सप्लाई सही तरीके से होगी। दोस्तों अब बात करते हैं कि दिल्ली में तेजस्वी यादव की शादी के बाद अब पटना में बहुभोज की तैयारी है। नई दुल्हन रचेल उर्फ राजेश्वरी यादव समेत लालू प्रसाद का पूरा परिवार अभी दिल्ली में है। परिवार में इस बात पर तैयारी शुरू हो चुकी है कि बहुत जल्द ही पटना लौटकर सभी मित्रों और रिश्तेदारों को बहुभोज दिया जाए। दरअसल यह शादी इतनी जल्दबाजी में और इतने संक्षिप्त तरीके से हुई कि लालू यादव के ढेरों रिश्तेदार भी इसमें शामिल नहीं हो सके और तो और लालू की दूसरी बेटी रोहिणी आचार्य तक शादी में नहीं पहुंच पाई। यूं तो शादी समारोह में बेहद नजदीकी रिश्तों और फिर परिवार के लोगों को ही बुलाया गया था। अब लालू परिवार की कोशिश रहेगी कि अपने सभी रिश्तेदारों और मित्रों के साथ ही पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं की शिकायत भी दूर की जाए। दोस्तों अब बात करते हैं कि लाउड स्पीकर पर होने वाली अजान कई बार विवाद का मुद्दा बन चुकी है। यह मशहूर सिंगर सोनू निगम समेत कई लोग इसके खिलाफ आवाज उठा चुके हैं। इस बीच पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में एक मस्जिद के इमाम ने लाउड स्पीकर से होने वाली अजान को लेकर एक बड़ा फैसला किया है। जी हाँ, आपको बता दूं कि जलपाईगुड़ी में एक मस्जिद के इमाम नजीमुल हक ने फैसला किया है कि अब से मस्जिद में अजान लाउड स्पीकर से नहीं होगी। दरअसल यह फैसला इस वजह से लिया गया क्योंकि मस्जिद के पास स्कूल है और जब लाउड स्पीकर पर अजान दी जाती है तो फिर स्कूल में पढ़ रहे बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं। इमाम नजीमुल हक ने कहा है कि अब से हम लोग मस्जिद में बिना लाउड स्पीकर के अजान देंगे। इससे ध्वनि प्रदूषण नहीं होगी और स्कूल में बच्चे शांति से पढ़ सकेंगे। मस्जिद के पास वाले स्कूल के टीचर इंद्रनील शाह ने कहा है कि मस्जिद प्रशासन ने अच्छे से हमारा सहयोग किया है। कोविड-19 के मामले कम होने के बाद स्कूल फिर से खुल गए हैं। मस्जिद में अजान के लिए लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं होने के फैसले का हम स्वागत करते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने बिहार वासियों को बड़े तोहफे की सौगात पेश की है। जब भाजपा के नेता विजय कुमार के प्रश्न का जवाब देने के दौरान उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा कि बिहार के सभी जिले में 50-50 एक प्लांट लगाया जाएगा। जहां उन्होंने कहा है कि 25 एकड़ जमीन बियाडा के पास फिलहाल उपलब्ध है। इस योजना के अनुसार बिहार के अररिया एवं अरवल, औरंगाबाद, कटिहार, किशनगंज, कैमूर, खगड़िया, गया, गोपालगंज, जमुई, जहानाबाद, दरभंगा, नवादा, नालंदा, पटना, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, बक्सर, पूर्णिया, बांका, बेगूसराय, भागलपुर, भोजपुर, मधुबनी, मधेपुरा, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, रोहतास, लखीसराय, वैशाली, शिवहर, शेखपुरा, समस्तीपुर, सहरसा, सारण, सीतामढ़ी, सीवान सभी जिलों में एक एथेनॉल का प्लांट बैठाया जाएगा। इस पर मिशन मोड में काम किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने बिहार के सभी चीनी मिलों को सिर्फ एथेनॉल का उत्पादन करने की अनुमति पहले ही प्रदान कर दी है। इसके साथ केंद्र सरकार निश्चित किया है कि उत्पादित किए गए एथेनॉल की खरीदारी भी केंद्र सरकार के द्वारा ही सुनिश्चित की गई है। अगर बिहार के सभी जिलों में एक एक प्लांट बैठाया जाता है तो फिर सैकड़ों नागरिकों को रोजगार का अवसर प्रदान होगा, जिससे बेरोजगारी दर में कुछ राहत जरूर मिलेगी, राहत मिलने की संभावना है। जब बातचीत के दौरान उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने बताया कि गन्ना, मक्का और चावल के टुकड़ों से एथेनॉल का उत्पादन सभी जिलों के प्लांटों में किया जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि न्यूज नेशन के एंकर दीपक चौरसिया अपने एक लाइव शो के दौरान शराब पीकर लड़खड़ाती आवाज में उठपटांग बोलते नजर आए। जब जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि दे रहे एंकर ने उन्हें एक बार जर्नलिस्ट तक कह दिया। इस वीडियो को उनकी न्यूज चैनल के द्वारा यूट्यूब पर अपलोड नहीं किया गया। उनके लाइव शो के दौरान इस हाव भाव को लेकर सोशल मीडिया यूजर्स कई प्रकार की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। जब प्रशांत शुक्ला नाम के ट्विटर यूजर लिखते हैं कि ये दीपक चौरसिया है और ये सेंस में नहीं है, जुबान और शब्दों का तालमेल नहीं बना पा रहे हैं, यहाँ तक कि कायदे से बैठ भी नहीं पा रहे थे। बिपिन रावत की जगह वीके सिंह को श्रद्धांजलि दे डाली। विनोद कापड़ी ने कमेंट किया है कि फर्जी राष्ट्रवाद का नशा जब नसों में दौड़ता है तो फिर जुबान ऐसे ही लड़खड़ाती है और असली चेहरा बेनकाब होता है। टेलीविजन में लाइव ये हरकत तो अस्वीकार्य है ही, पर जब भारतीय सशस्त्र सेनाओं के 13 जाबांजों को श्रद्धांजलि दी जा रही हो। अविनाश दास नाम के ट्विटर यूजर ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है कि टीवी न्यूज मीडिया के स्वर्ण कॉल में शराब पीकर एंकरिंग करने के मामले में दीपक चौरसिया ने सबसे पहले बाजी मार ली है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के युवाओं के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़े पैमाने पर बहाली होने जा रही है। जहां अगर आप इंटर या फिर स्नातक पास हैं तो फिर आप सावधान हो जाइए, तैयार हो जाइए, क्योंकि भर्ती करने वाली सरकारी एजेंसी ने सारी तैयारियां पूरी कर ली है। अब बस आवेदन निकलने की देरी है। जिन विभागों में बड़े पैमाने पर वैकेंसी होनी है उनकी लिस्ट भी जारी कर दिया गया है, जिसमें बड़े पैमाने पर अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। जी हम बात कर रहे हैं बिहार कर्मचारी चयन आयोग की। आयोग ने इंटर स्तरीय संयुक्त परीक्षा और फिर स्नातक स्तरीय संयुक्त परीक्षा को लेकर कवायद तेज कर दी है।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार पंचायत चुनाव का आखिर अंतिम क्षण भी आ गया है। जब पंचायत चुनाव के अंतिम चरण यानी कि 11वें चरण का मतदान 12 दिसंबर यानी कि आज ही होगा। इसके लिए शुक्रवार को इसका प्रचार थम गया है। बिहार पंचायत चुनाव के 11वें चरण में बिहार के 20 जिलों के 38 प्रखंडों में चुनाव होना है। जब राजधानी पटना के मनेर और दानापुर प्रखंड में भी 11वें चरण में ही चुनाव होना है। आपको बता दूं कि इस बार बिहार पंचायत चुनाव कुल 11 चरणों में हो रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार 11वें चरण में कुल 17,286 पदों के लिए चुनाव हो रहा है। इसमें मुखिया के लिए 568 पद, ग्राम पंचायत सदस्य के लिए 7,649 पद, पंचायत समिति सदस्य के लिए 772 पद, जिला परिषद सदस्य के लिए 80 पद, ग्राम कचहरी सरपंच के लिए 568 पद और ग्राम कचहरी पंच के लिए 7,649 पद शामिल है। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार में भाजपा को नेतृत्वहीन बताने वाले विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू पर पार्टी का शिकंजा कस गया है, जहां उनको नोटिस देते हुए 14 दिनों के अंदर जवाब मांगा गया है। भाजपा की प्रदेश अनुशासन समिति के अध्यक्ष विनय सिंह ने ज्ञानू को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। ज्ञानू ने भाजपा नेतृत्व को चुनौती देने के साथ सीएम नीतीश कुमार की जमकर तारीफ की थी। उन्होंने कहा कि नीतीश का कोई विकल्प नहीं है और आगे भी सीएम नीतीश कुमार ही सीएम बनेंगे। ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने कहा था कि बिहार भाजपा में कोई ऐसा नेता नहीं बचा है जो मुख्यमंत्री बन सके। ज्ञानू पिछले 1 साल से पार्टी नेतृत्व से नाराज चल रहे हैं। तर्क है कि वे वरिष्ठ नेता होने के बावजूद भी पार्टी में उनकी लगातार अनदेखी की जा रही है। सत्ता या फिर संगठन में जिम्मेदारी नहीं मिलने से ज्ञानू खफा है। जब पिछले 1 साल में ज्ञानू कई बार पार्टी विरोधी बयान देकर सरकार और भाजपा की किरकिरी करा चुके हैं। दोस्तों बात करते हैं कि गुरुग्राम में खुले स्थानों पर जुमे की नमाज अदा करने पर कई हिंदू संगठनों द्वारा आपत्ति जताए जाने के बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि खुले में नमाज पढ़ने की प्रथा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मनोहर लाल खट्टर ने यह भी कहा है कि जिला प्रशासन के खुले स्थानों पर नमाज के लिए कुछ स्थानों को आरक्षित करने का फैसला को वापस ले लिया गया है और राज्य सरकार अब इस मुद्दे का सौहार्दपूर्ण समाधान निकालेगी। मुख्यमंत्री ने गुरुग्राम में खुले स्थानों पर नमाज अदा करने पर कई दक्षिणपंथी संगठनों द्वारा उठाई गई आपत्तियों को लेकर एक सवाल के जवाब में गुरुग्राम में संवाददाताओं से कहा है कि यहां खुले में नमाज पढ़ने की प्रथा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आपको बता दूं कि पिछले कुछ महीनों में कुछ हिंदू संगठनों के सदस्य उन जगहों पर इकट्ठा हो जाते हैं जहां मुस्लिम समुदाय के लोग खुले स्थान पर नमाज अदा करते हैं और भारत माता की जय और जय श्री राम के नारे लगाते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि स्कूलों में कोरोना की घंटी बज गई है। बच्चों में संक्रमण का बड़ा मामला सामने आया है। जब 24 घंटे में 6 से लेकर 16 साल तक के 6 बच्चे कोरोना संक्रमित हुए हैं। इसके साथ ही 20 साल के 2 लड़कों की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। कोरोना संक्रमित होने वाले 6 से लेकर 20 साल के लड़के पटना के अलग अलग स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं। कोरोना के संभावित तीसरी लहर में बच्चों पर खतरे की आशंका है। जब पटना में बच्चों के संक्रमण का मामला भी बढ़ रहा है। बच्चों में बढ़ते मामले को लेकर प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रेन वेलफेयर एसोसिएशन ने स्कूल को यानी कि स्कूलों को अलर्ट जारी कर दिया है। जब पटना में शुक्रवार को बच्चों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसमें एक 8 साल का मासूम के साथ 12 साल की लड़की की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। दोस्तों अब बात करते हैं कि केंद्र सरकार ने बच्चों को ऑनलाइन गेमिंग के खतरों से बचाने के लिए अभिभावकों और शिक्षकों को एडवाइजरी जारी की है। इसमें गेम डाउनलोड के समय व्यक्तिगत जानकारी न देने और वेबकैम, निजी संदेश या ऑनलाइन चैट के माध्यम से किसी भी अजनबी से संवाद न करने की सलाह दी गई है। यानी कि अगर आप भी गेम खेलते हैं तो आप इस बात का ध्यान अवश्य रखें। इसके अलावा बच्चों को ऑनलाइन मंच पर पहचान छुपाने के लिए बदला नाम का उपयोग नहीं कराने का भी परामर्श दिया गया है। शिक्षा मंत्रालय ने शुक्रवार देर शाम सभी राज्यों प्रदेश शिक्षा बोर्ड सीबीएसई बोर्ड को ये सेफ ऑनलाइन गेमिंग नाम से एडवाइजरी जारी की है। दोस्तों अब बात करते हैं कि इस समय कुन्नूर हेलीकॉप्टर क्रैश की दुर्भाग्यपूर्ण घटना में सीडीएस जनरल बिपिन रावत के निधन से पूरा देश गमगीन है। लेकिन सोशल मीडिया पर उनकी मौत की खबर पर कई लोगों ने हंसने की इमोजी भी बनाई है। इसका कई लोगों ने विरोध किया है। लेकिन ये बात केरल के एक फिल्म मेकर को इस कदर बुरी लगी कि उन्होंने इस्लाम धर्म छोड़कर हिंदू बनने का फैसला कर लिया है। केरल के फिल्म मेकर अली अकबर और उनकी पत्नी लूसी अम्मा ने इस्लाम छोड़कर हिंदू बनने का फैसला किया है। अकबर ने कहा है कि मुस्लिमों की तरफ से ऐसी हरकत का विरोध इस्लाम के सीनियर नेताओं और धर्मगुरुओं ने भी नहीं किया है। देश के बहादुर बेटे का ऐसा अपमान स्वीकार्य नहीं है। अकबर ने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट करके कहा है कि उनका धर्म से विश्वास उठ गया है, इसलिए वे मुस्लिम छोड़ करके हिंदू बनना चाहते हैं। अकबर ने वीडियो में कहा है कि मुझे जन्म समय से ही जो चोला मिला था उसे उतार कर फेंक रहा हूं। आज से मैं मुस्लिम नहीं हूं, मैं एक भारतीय हूं। मेरा यह संदेश उन लोगों के लिए है जिन्होंने भारत के खिलाफ हंसते हुए इमोजी पोस्ट की है। अकबर की इस पोस्ट पर कई लोगों ने भी विरोध किया है।
है तो कई ने समर्थन किया है, जहां अभद्र भाषा का भी इस्तेमाल किया है। खबर है कि बिपिन रावत की मौत की खबर पर हंसने वाले अधिकतर लोग मुस्लिम थे। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि बिपिन रावत ने पाकिस्तान और साथ ही कश्मीर में दहशतगर्दियों के खिलाफ कड़े कदम उठाए थे, इसीलिए मैं ऐसे धर्म के साथ नहीं जुड़ सकता हूं। अली अकबर ने कहा कि वे अपनी पत्नी के साथ हिंदू धर्म अपना लेंगे, इसको लेकर जरूरी कागजी कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार झारखंड के 52 रेलवे स्टेशन में इको स्मार्ट बनाया जाएगा। जब पूर्व मध्य नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशों को धरातल पर लागू करके ये उपलब्धि हासिल की है। यात्रियों सुविधाओं को बेहतर करने के साथ ही रेलवे स्टेशनों की साफ सफाई, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था और पर्यावरण संरक्षण के लिए निरंतर प्रयास किया जा रहा है। दोस्तों बात करते हैं कि पूर्णिया शहर के बीचों बीच ज्वेलर्स की दुकान में लूट की बड़ी घटना होने से बच गई है। शुक्रवार की शाम 7 बजे शहर के भीड़भाड़ वाले इलाके साहेब खजांची थाना के अंतर्गत भट्टा बाजार में जौहरी ज्वेलर्स के दुकान में ग्राहक बनकर आए अपराधी पिस्तौल लेकर घुस गए। पहले तो दुकान के स्टाफ से सोने की चैन और अंगूठी निकलवाई, इसके बाद चैन और अंगूठी लेकर भागने लगा। तभी जौहरी ज्वेलर्स का स्टाफ मिट्टू झा उनके पीछे बाहर तक गया, जहां उसने रुपए की मांग की तो फिर लुटेरे ने स्टाफ के ऊपर पिस्तौल तान दी, लेकिन स्टाफ ने साहस का परिचय देते हुए एक लुटेरे को पकड़ लिया और उनके हाथ से पिस्टल भी छीन ली। जहां तब तक वहां लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी और लोगों ने जमकर लुटेरे की पिटाई कर दी। इसके बाद साहेब खजांची थाना के पुलिस के हवाले कर दिया गया। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से सीएनजी बसों की शुरुआत की गई थी, और अभी राजधानी पटना में सीएनजी बस के साथ कई इलेक्ट्रिक बसें भी चलाई जा रही हैं। इसी बीच अब बिहार में अब पटना के साथ साथ बिहार के सभी जिलों में सीएनजी बसों का परिचालन किए जाएंगे। आपको बता दो कि बिहार में अभी राजधानी पटना के साथ साथ भागलपुर, गया और पटना में सीएनजी बसों और इलेक्ट्रिक बसों का परिचालन शुरू है, और जल्द ही बिहार के सभी जिलों में सीएनजी बसों और इलेक्ट्रिक बसों का परिचालन शुरू होगा। आपको बता दो कि इसकी जानकारी खुद बिहार परिवहन मंत्री शीला कुमारी ने इसकी जानकारी देते हुए कहा है कि अब राजधानी पटना के अलावा बिहार के सभी जिलों में सीएनजी बसों और इलेक्ट्रिक बसों का परिचालन किया जाएगा और इसको लेकर चार्जिंग स्टेशन और सीएनजी स्टेशन का भी निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा नए सीएनजी बस और इलेक्ट्रिक बस के साथ साथ पुराने डीजल बसों को भी सीएनजी बसों के रूप में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर देश भर में स्वास्थ्य महकमा अलर्ट मोड पर है। विदेश से आने वाले लोगों पर विशेष नजर रखी जा रही है, जहां एयरपोर्ट पर उनके कोरोना जांच की विशेष व्यवस्था की गई है। जब बिहार में भी स्वास्थ्य विभाग की ओर से विशेष सावधानी बरती जा रही है, जब बड़ी संख्या में कोरोना जाँच की जा रही है। नतीजतन रोजाना नए मरीज मिल रहे हैं। जहाँ आंकड़ों को देखें तो फिर रोजाना तेजी से मरीज बढ़ रहे हैं, जिससे स्वास्थ्य महकमा अलर्ट हो गया है। वहीं लोगों के बीच कोरोना की तीसरी लहर के आने की संभावना से दहशत का माहौल है। दोस्तों अब बात करते हैं कि नए कृषि कानूनों और अन्य मुद्दों के खिलाफ अपने साल भर के आंदोलन को स्थगित करने की घोषणा के बाद किसानों ने शनिवार सुबह सिंगू बॉर्डर खाली कर दिया है। टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर को भी किसानों ने खाली करना शुरू कर दिया है। गाजीपुर और टिकरी बॉर्डर पर सुबह 10 बजे विजय दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके बाद सभी किसान घर लौटना शुरू कर दिया। जहाँ सिंगू बॉर्डर से लौट रहे किसान स्पीकर पर गाने बजाकर डांस कर रहे हैं और मिठाइयां भी बांट रहे हैं। उधर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि आज से किसान अपने अपने घर रहे हैं, लेकिन हम 15 दिसंबर को घर जाएंगे। फिलहाल देश में हजारों धरने प्रदर्शन चल रहे हैं, हम पहले उन्हें समाप्त करवाएंगे और फिर उसके बाद वापस हम घर चले जाएंगे। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में 4,518 प्रधान शिक्षक और 6,421 हेड मास्टरों की भर्ती बहुत जल्द की जाएगी। इसको लेकर विभाग के स्तर पर तेजी के साथ तैयारियां चल रही है। खबर के अनुसार बिहार के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 6,421 प्रधान अध्यापक के पदों पर भर्ती को लेकर रोस्टर क्लियरेंस पूरा हो चुका है, जबकि प्रधान शिक्षक के 4,518 पद के लिए रोस्टर क्लियरेंस 36 जिलों में हो चुका है। आपको बता दूं कि बिहार शिक्षा विभाग इसी महीने में इन पदों पर भर्ती प्रक्रिया को शुरू करने के लिए बिहार लोक सेवा आयोग को अधियाचना भेज देगा। इसके बाद आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पोर्टल पर नोटिस जारी किया जाएगा। जो लोग इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल होना चाहते हैं वे अभी से ही तैयारी में जुट जाएं, क्योंकि बिहार लोक सेवा आयोग इन पदों पर भर्ती को लेकर एग्जाम का आयोजन करेगा और एग्जाम के माध्यम से प्रधान शिक्षक और हेड मास्टरों की भर्ती की जाएगी। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।